अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? कल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिस्कस किया था। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी करेक्शन। कल जब हमने ज़ीरो फील्ड लोकेशन को डिस्कस किया था तो ज़ीरो फील्ड लोकेशन में मैंने आपको दो शॉर्टकट्स लिखवाए थे। उन शॉर्टकट्स में एक छोटी सी मिस्टेक है, उस मिस्टेक को करेक्ट कर लें ताकि आपसे गलती ना हो। इन फार्मूलाज में जब मैंने आपको ऑपोजिट चार्जेस और सिमिलर चार्जेस का लिखवाया तो डी ओवर अंडर रूट क्यू बी ओवर क्यू एस प्लस वन और डी ओवर अंडर रूट क्यू बी ओवर क्यू एस माइनस वन, इसमें अंडर रूट जो है डिनोमिनेटर में वो सिर्फ चार्ज की रेशो के ऊपर है, वो अंडर रूट वन के ऊपर नहीं है। तो ये करेक्शन कर लीजिएगा ताकि आप जब इस शॉर्टकट को यूज करो तो गलती ना हो। तो ये करेक्शन कल वाले लेक्चर से रिलेटेड, इसको नोट डाउन अगर करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज जो पीडीएफ मिलेगा उसमें ये करेक्शन हुई होगी। और करेक्शन क्या है कि जो डिनोमिनेटर के अंदर आपका अंडर रूट है वो अंडर रूट एज अ होल पूरे डिनोमिनेटर पे नहीं है, वो सिर्फ क्यू बी और क्यू एस की रेशो के ऊपर है। तो इसी करेक्शन को अगर मैं जो क्वेश्चन किया था उस पर अप्लाई करता हूं तो यहां पर भी इसको खत्म करेंगे, यहां भी इसको खत्म करेंगे तो हमारा आंसर अब चेंज हो जाएगा। और जो उसका आंसर हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, 6/2। अब डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास अंडर रूट थ्री माइनस वन आएगा और कुछ इस किस्म का बनेगा 1/√3 - 1, और जो अंडर रूट थ्री होता है वो 1.7 होता है। तो 1.7 में से 1 को आपने सेपरेट किया तो ये आ गया 1/0.7। 1/0.7। अब 0.7 का मतलब क्या होगा? 0.7 का मतलब होगा कि मैं डिनोमिनेटर में इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 7/10। जब डिनोमिनेटर में इसको लिखा जाएगा 7/10 तो ये 10 चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो आपका जो आंसर होगा वो 10/7 आएगा। क्लियर है? तो 10/7 को अब आपने सॉल्व करना है। तो 10/7 को जब सॉल्व करेंगे तो 7 1 7, रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा 3, तो 0.0, तो 7 × 4 28, तो इसका आंसर आपके पास 1.4 आएगा और यूनिट इसका क्या होगा, मीटर। तो ये करेक्शन नोट कर लीजिएगा कि शॉर्टकट के अंदर मिस्टेक थी। अंडर रूट एज अ होल पूरे डिनोमिनेटर पे नहीं होता, वो अंडर रूट आपके पास सिर्फ कहां पर होगा, सिर्फ इस रेशो के ऊपर होगा। इसके अलावा कल जब टॉपिक एंड किया था तो मैंने आपसे दो क्वेश्चंस पूछे थे कि हमारे पास ये जो ई और आर स्क्वायर का ग्राफ है और ई और 1/r स्क्वायर का ग्राफ है, इसका एरिया और इसकी स्लोप क्या चीज रिप्रेजेंट करती है। तो हमने जब मोशन एंड फोर्स के यूनिट को पढ़ा था तो वहां पर मैंने आपको कहा था कि दो सेपरेट वीडियोस हैं जिसमें हम किसी ग्राफ के एरिया को या किसी ग्राफ की स्लोप को किस तरह से रीड करते हैं उसको मैंने डिस्कस किया था। तो ये चीज मैंने आपसे यहां पूछी कि यहां पर ये एरिया और स्लोप किससे रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास ई और आर स्क्वायर के ग्राफ में एरिया किसके इक्वल है, तो देखिए अगर आप एरिया यहां पर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो तो आप जो भी शेप है आप ई और आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे। कोई भी शेप हो, आपने ई और आर स्क्वायर को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये ई और आर स्क्वायर जब मल्टीप्लाई हुआ तो इसका प्रोडक्ट आपको क्या चीज बताता है, क्योंकि एरिया फाइंड करने के लिए हमने क्या रूल पढ़ा था कि जहां पर भी ग्राफ में एरिया फाइंड करना होगा आपने परपेंडिकुलर और बेस को मल्टीप्लाई कर देना। जो शेप है वो बात की बात है कि वो शेप क्या है, ट्राइंगल है, सर्कल है, ट्राइपीजियम है या कर्व है। पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि हमें पता हो कि वो वेरिएबल क्या है। अब ई और आर स्क्वायर कौन सा वेरिएबल है, इसके लिए आपको हिंट मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है KQ/r²। तो ये आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ई किसके इक्वल आएगा, E × r² इक्वल आएगा KQ के। इसका मतलब ये है कि ER² इज इक्वल टू K टाइम्स Q। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस ग्राफ का जो एरिया है वो बेसिकली चार्ज के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि K तो कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर डिफरेंट कर्व्स ड्रॉ की हो तो जिस कर्व के नीचे एरिया ज्यादा होगा वो रिप्रेजेंट करेगा
कि उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी बात कर रहे हैं उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और जहां पर आपके पास एरिया कम होगा वो रिप्रेजेंट ये करेगा कि जो चार्ज की मैग्नीट्यूड है वो आपके पास कम है। इस चीज को अगर मैं ग्राफिकली यहां पर रिप्रेजेंट करूं तो कुछ इस किस्म का ये ग्राफ बन सकता है कि यहां पर ई है और यहां पर आपके पास आर स्क्वायर और मल्टीपल कर्व्स ड्रॉ की जाए। लेट्स से एक ग्रीन से मैंने ड्रॉ कर दिया, एक येलो से ड्रॉ कर दिया और एक पर्पल से ड्रॉ कर दिया। तो क्या तीनों ग्राफ के नीचे आपका एरिया सेम है? तो आंसर होगा नो। सबसे ज्यादा एरिया किसके नीचे है? ग्रीन के नीचे। इसका मतलब ये होगा कि ग्रीन वाला रिप्रेजेंट ये करेगा कि उसका चार्ज ग्रेटर है एज कंपेयर टू येलो एंड एज कंपेयर टू द पर्पल। दूसरी तरफ आपके पास ग्राफ है ई और 1/r² का। जब ई और 1/r² की बात करेंगे तो यहां मैंने आपसे पूछा था कि इस ग्राफ की स्लोप किसके इक्वल है। तो देखिए स्लोप फाइंड करने के लिए जो पॉइंट हमने देखा था वो क्या था कि जहां भी स्लोप फाइंड करनी हो आपने परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर देना, परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दें। अब यहां परपेंडिकुलर को अगर मैं बेस से डिवाइड करता हूं तो तब मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? ई डिवाइड बाय 1/r², और r² यहां भी क्या होएगा? मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा ER²। तो यहां भी ER² है और यहां भी ER², और ER² किसके इक्वल आएगा? KQ के। तो यहां मुझे क्या कहना पड़ेगा? मुझे ये कहना पड़ेगा कि E और 1/r² का ग्राफ अगर हो तो इस ग्राफ की स्लोप प्रोपोर्शनल होती है चार्ज की मैग्नीट्यूड के, कि जिस ग्राफ की स्लोप ज्यादा होगी दैट मीन्स उस चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो यहां पर भी अगर आपके पास डिफरेंट ग्राफ ड्रॉ किए जाए और आपसे कहा जाए कि आइडेंटिफाई करें कि किस चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा है और किस चार्ज की मैग्नीट्यूड कम, तो यहां पर अब आप स्लोप को रेफरेंस लोगे। लेट्स से एक ग्राफ ग्रीन आपके पास है, एक ग्राफ आपके पास येलो है और एक ग्राफ आपके पास पर्पल है। तो ग्रीन वाले की स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब ग्रीन वाले के चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, पर्पल वाले की स्लोप कम है, उसकी मैग्नीट्यूड कम होगी। तो ये पॉइंट कल मैंने आप लोगों से पूछा था। तो ग्राफ को रीड करना मुश्किल नहीं होता। सेम ये कॉन्सेप्ट हम जब गैस लॉस को पढ़ते हैं, प्रेशर लॉ, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, हम वहां भी अप्लाई करते हैं और वहां पर भी देखते हैं कि उन ग्राफ की स्लोप किस फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो अगर आपको ये बेसिक चीज पता है कि जब भी आपने एरिया कैलकुलेट करना है तो परपेंडिकुलर और बेस को मल्टीप्लाई करना, और जब भी स्लोप फाइंड करनी है तो परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड करना है, तो ये चीज आपके लिए मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। ये पॉइंट क्लियर हो गया? जी कल लेक्चर होंगे, कल लेक्चर होंगे, सिर्फ 9 और 10 मुहर्रम को लेक्चर नहीं होंगे। जो आपका लेक्चर मिस होता है वो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? जैसे आप लोगों ने वर्क और एनर्जी के टॉपिक में डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उसी तरह से ये हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ताल्लुक जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज से, और जो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ताल्लुक होता है दैट इज बेसिकली एनर्जी सप्लाइड या एनर्जी यूटिलाइज पर यूनिट चार्ज से। मींस वो F/Q है और ये एनर्जी बाय चार्ज है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या था? दैट इज एनर्जी बाय मैस, U/m, और यहां पर क्या होगा? यहां पर एनर्जी बाय चार्ज होगा। तो मैं एक सिर्फ रेफरेंस के तौर पे आपको चीजें बता रहा हूं कि हम जैसे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं तो वहां पर हम फोर्स ओवर मैस लेते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं तो हम वहां इलेक्ट्रिक फोर्स ओवर चार्ज लेते हैं।
इसी तरह से जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं तो एनर्जी बाय मैस लेते हैं, और जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम एनर्जी बाय चार्ज को कंसीडर कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते किसे हैं? अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया जाए तो यूं कहा जाता है कि अगर आपके पास एक चार्ज है, लेट्स से कैपिटल क्यू, उस चार्ज के अराउंड हमारे पास प्रेजेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक पॉइंट है इंफिनिटी। इंफिनिटी पॉइंट वो पॉइंट होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के आउटसाइड होता है, जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू भी जीरो होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी जीरो होती है। उस इंफिनिटी पॉइंट पे एक चार्ज प्रेजेंट है, और उस चार्ज को हम मूव करवा कर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड लेकर आना चाहते हैं। किस पॉइंट तक? पॉइंट पी तक। तो ऑब्वियसली हम जब इस पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के क्लोज लेकर आएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो एनर्जी या वर्क हमें करना पड़ेगा उस चार्ज के ऊपर टू मूव इट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी, दैट वर्क ओवर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को कि हमारे पास एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के आउटसाइड एक पॉइंट है इंफिनिटी पॉइंट। इंफिनिटी पॉइंट आपका एक रेफरेंस पॉइंट है जहां पर एक वैल्यू जीरो हो गई है। उस पॉइंट पे एक चार्ज प्रेजेंट है Q, और आप उस चार्ज Q को उस इंफिनिटी से मूव करवाते हो P पर। तो हर पॉइंट के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा होगा, और आप इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट उसको मूव करवा के इनसाइड लेकर आएंगे। तो दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस बात को रिवर्स भी कहा जाता है। और रिवर्स क्या कहा जाता है कि अगर आपके पास चार्ज पॉजिटिव नहीं है, आपके पास चार्ज क्या है? चार्ज आपके पास नेगेटिव है। तो इस नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट। तो इस नेगेटिव चार्ज को इस P से मूव करवाकर आपने इंफिनिटी पे लेकर जाना है। तो अब आप उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट मूव करवाएंगे, तो अब भी आप कहोगे द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट P टू इंफिनिटी और इंफिनिटी टू पॉइंट P इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की स्टेटमेंट आई होप आपको क्लियर हुई होगी, और मैं इसको लिखता हूं तो ये पॉइंट आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि इट इज बेसिकली वर्क डन। और वर्क डन के अलावा आप एक और चीज भी यूज कर सकते हो कि दैट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट चार्ज। वर्क डन और एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट चार्ज किस पर्पस के लिए? इन मूविंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P और P टू इंफिनिटी। और जब भी मूव करना है आपने उसको अगेंस्ट मूव करवाना है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। और एक चीज और यहां पर आती है, जैसे हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को जब पढ़ते थे तो वहां कहते थे कीपिंग इक्विलिब्रियम, कि आपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखना है। और उसका मतलब क्या था कि जितनी आप फोर्स अप्लाई करोगे वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल आनी चाहिए। तो यहां पर भी आप वही बात करोगे कि यहां पर भी आपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है, और इस इक्विलिब्रियम को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये होगा कि जितनी फोर्स आप अप्लाई कर रहे होगे वो उस पर लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगी, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो। जब वो चार्ज मूव कर रहा होगा तो जो फोर्स आप अप्लाई करते हो उसको मूव करवाने के लिए वो उस पर लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल हो। जब दोनों फोर्सेस हमारे पास इक्वल होंगी मैग्नीट्यूड में, तो नेट फोर्स की वैल्यू जीरो के इक्वल आएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो के इक्वल आएगी। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने का मतलब यह है कि बॉडी विदाउट एक्सेलेटिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी, देन दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा जो मैंने कल भी आपको लेक्चर में बताया था, और वो क्या है कि जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करते हो, जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करते हो, चाहे हमारे पास वो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हो या नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हो, हमेशा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को कि जब भी हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करेंगे कि फर्ज करें ये एरो
मैंने जो ड्रॉ किया ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी आपने इसको फॉलो करना है तो इसके लाइन के क्रॉस हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या कर रहा होगा, वो डिक्रीज कर रहा होगा। तो आप चीज यहां देख सकते हो कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज रेडियली आउटवर्ड। तो आउटवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए पोटेंशियल आपका डिक्रीज होगा और जब पॉइंट इंफिनिटी आएगा वहां पोटेंशियल डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा, वो जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जब भी हम मूव करेंगे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। इसको एक और तरह से भी कहा जा सकता है, और वो क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है तो पॉजिटिव के हमारे पास तरफ पोटेंशियल को हाई कंसीडर किया जाता है और नेगेटिव की तरफ पोटेंशियल को क्या कंसीडर किया जाता है, वो लो। तो हाई से लो की बात हो रही है तो पोटेंशियल क्या करेगा, हमारे पास ऑब्वियसली वो डिक्रीज कर रहा होगा। पोटेंशियल को कैलकुलेट कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का फार्मूला सिमिलर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के फार्मूला से, एंड दैट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और ये चार्ज कौन सा, जिस चार्ज को मूव करवा रहे हैं। और इवन आप ये भी कह सकते हो कि दैट इज बेसिकली एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज। जो एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो या जो एनर्जी उसमें स्टोर हो रही है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसके अलावा इसका एक और फार्मूला भी है जिसको हम जब ड्राइव करते हैं तो क्या कहते हैं कि दैट इज बेसिकली एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये उस चार्ज के रिलेटिव है जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में हम मूव करवा रहे होते हैं। तो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और इसका रिलेशन क्या होता है? इसका रिलेशन हमारे पास है V इज इक्वल टू K टाइम्स Q बाय R। और मैंने अब चार्ज को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया ताकि आप कंपेयर कर सको कि पहले वाले फार्मूला के अंदर चार्ज वो है जिसपे वर्क डन हो रहा है, जिसमें एनर्जी स्टोर हो रही है, और इस वाले फार्मूला के अंदर हमारे पास चार्ज वो है जिसकी फील्ड में मूव करवा रहे हो, जिसकी वजह से एनर्जी स्टोर होती है। ये उसी तरह से है कि जैसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड और उसके अंदर एक बॉडी को मूव करवाएं, तो अर्थ का जो मैस है वो कैपिटल M, तो यहां पर उस मैस कैपिटल M को आपने कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर दिया, और जिस चार्ज को मूव करवा रहे हो उसका मैस अगर स्मॉल m तो उसका चार्ज क्या है, वो स्मॉल q है। तो ये दोनों चीजें आपस में रिलेट की जाती हैं। तो फार्मूला इज V इज इक्वल टू के क्यू ओवर R या फिर वर्क डन ओवर चार्ज। और इस फार्मूला में आप देख सकते हो कि V का R के साथ जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि क्या हमेशा ये रिलेशन इनवर्स ही होगा, क्या ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए इनवर्स होगा या किसी के लिए डायरेक्ट भी होगा। इसकी बात अभी हम करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है? अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऐसा यूनिट की बात की जाए तो इसका ऐसा यूनिट हमारे पास वोल्ट होता है, और वोल्ट किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम को हम न्यूटन मीटर पर कूलम भी लिख सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि इसका एसआई बेस यूनिट क्या होगा, तो बेस यूनिट होता है किलोग्राम, मीटर, सेकंड, एम्पेयर, केल्विन, मोल और कैंडला की फॉर्म में। तो इसका शॉर्टकट क्या है कि कैसे हम बगैर इसको सॉल्व किए इसका एसआई बेस यूनिट फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट ईयर में बताया था कि पावर के फार्मूला से हम इसके बेस यूनिट को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि पावर वोल्टेज टाइम्स करंट होता है। तो वोल्टेज किसके इक्वल होगा? वो पावर और करंट की रेशो के इक्वल आएगा। तो पावर के बेस यूनिट को करंट से डिवाइड कर दो, तो पावर का बेस यूनिट होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब डिवाइड बाय पर एम्पेयर। ये आपके पास एसआई बेस यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है, वेक्टर है, तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि ये एनर्जी है, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होगा। तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो कभी भी आप ये कोशिश ना करना कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना और कहीं पर इसको आपको कहा जाए कि इसकी वेक्टर फॉर्म कौन सी करेक्ट है, तो ये वेक्टर नहीं होता, ये स्केलर कंसीडर किया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की साइन कन्वेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चंस हमारे आ रहे होते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव कब होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव कब होता है? तो आसान सा पॉइंट है ये
कि जो पॉजिटिव चार्ज आपके पास होगा उस पॉजिटिव चार्ज के लिए याद रखिएगा कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, और जो आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है उस नेगेटिव चार्ज के लिए आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। तो आइंदा कभी भी क्वेश्चन आता है जहां पर आपने टोटल पोटेंशियल को कैलकुलेट करना हो तो इस पॉइंट को माइंड में रखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होगा। और आपको इससे एक चीज माइंड में आती है कि अगर पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव है और नेगेटिव का नेगेटिव है तो नेट पोटेंशियल जीरो कब आएगा? जब दोनों चार्जेस ऑपोजिट होंगे। क्योंकि अगर दोनों चार्जेस सिमिलर होंगे तो वो तो सिंपली ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों चार्जेस आपके पास ऑपोजिट होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो उनके कैंसिल होने के चांसेस होंगे। तो इसी चीज को अप्लाई करो इस क्वेश्चन के ऊपर कि आपको कहा जाए कि अगर दो चार्जेस हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है और पोलैरिटी ऑपोजिट है, तो उन दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट के ऊपर, सेंटर के ऊपर आपके पास नेट पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? उन दोनों के सेंटर के ऊपर आपके नेट पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहते हो इसका आंसर जीरो आएगा। इसका आंसर जीरो क्यों आता है? अब आप रीजन दे सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज के रिलेटिव इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो नेगेटिव चार्ज है उसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा। अब पॉजिटिव पोटेंशियल कितना होगा? अगर इन दोनों के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है वो r है, तो इस पॉजिटिव का डिस्टेंस इस सेंटर तक r/2 होगा और इस नेगेटिव का डिस्टेंस भी सेंटर से r/2 होगा। जब फार्मूला पुट करोगे तो v की जगह आप पुट कर दोगे KQ ओवर r/2, और यहां पर भी आप पुट कर दोगे KQ ओवर r/2। अब दोनों वैल्यूज इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं, ये आपस में क्या होंगी? कैंसल आउट हो जाएंगी, और आपके पास नेट पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी? वो जीरो के इक्वल आएगी। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि दोनों चार्जेस आपके पास सिमिलर हैं, लाइक चार्जेस हैं, चाहे दोनों पॉजिटिव हैं या आपके पास दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं, तो क्या अब उनके सेंटर पे या किसी भी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो के इक्वल आएगी? तो आपका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि जब अब आप टोटल पोटेंशियल फाइंड करने की कोशिश करोगे तो दोनों के पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, आपका पोटेंशियल डबल हो जाएगा। और इसी तरह से जब नेगेटिव के लिए आप ट्राई करोगे, यहां भी नेगेटिव और यहां भी नेगेटिव, आपके पास टोटल पोटेंशियल यहां भी डबल हो जाएगा, मींस आंसर जीरो के इक्वल नहीं आएगा। तो साइन कन्वेंशन से रिलेटेड ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पॉइंट आप यूं याद रख सकते हो कि जो टोटल पोटेंशियल है या नेट पोटेंशियल वो जीरो होगा ओनली फॉर ऑपोजिट चार्जेस। जैसे कल हमने जीरो फील्ड लोकेशन की बात की, तो इसी तरह यहां पर भी है कि जीरो फील्ड लोकेशन यहां पर जो होगी या जीरो पोटेंशियल जो होगा वो सिर्फ ऑपोजिट चार्जेस के लिए होगा, और नेट पोटेंशियल नॉन जीरो होगा फॉर सिमिलर चार्जेस या लाइक चार्जेस। तो ये नीचे मैंने आपको उसकी रीजन भी एक्सप्लेन कर दी, और ये बात हमें तभी समझ आती है जब हमें साइन कन्वेंशन पता हो कि पॉजिटिव का पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव का पोटेंशियल नेगेटिव लिया जाता है। तब हमें ये पॉइंट क्लियर होता है कि वाकई हमारे पास रिजल्ट जीरो नहीं आएगा। पॉइंट क्लियर ये? अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे कल हमने जीरो फील्ड लोकेशन को डिस्कस किया था, इसी तरह से आपसे एग्जामिनर ये भी कह सकता है कि वो पॉइंट फाइंड करो जहां पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है और आपको वो चार्ज इक्वल ना दे, क्योंकि अगर तो चार्ज इक्वल देगा तब तो आंसर सिंपल है कि सेंटर में होगा। लेकिन अगर वो चार्ज इक्वल नहीं है, जैसे एक चार्ज मैं कह देता हूं उसकी मैग्नीट्यूड मेरे पास 2q है और दूसरे चार्ज की मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या है? वो q है। अब फाइंड करें कि कहां पर पोटेंशियल जीरो होगा। तो याद रखिएगा कि हमारे पास अगर चार्ज ऑपोजिट है तो पोटेंशियल जो जीरो होगा वो एक पॉइंट पे नहीं होगा। पोटेंशियल जो जीरो होगा वो एक पॉइंट पे नहीं होगा,
दो पॉइंट ऐसे आएंगे जहां पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो आएगा। वो पॉइंट कहां कहां पर होंगे? एक तो वो पॉइंट आएगा इन चार्जेस के इन बिटवीन, और एक वो पॉइंट आएगा स्मॉल चार्ज की तरफ। एक पॉइंट वो कहां पर आएगा? एक पॉइंट वो हमारे पास आएगा इन दोनों चार्जेस के इन बिटवीन कहीं पर, और दूसरा वो पॉइंट आएगा स्मॉलर चार्ज की तरफ। ये उसी तरह से है कि जैसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के रिलेटिव दो पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पर आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होती है। एक पॉइंट आपका होता है सेंटर ऑफ अर्थ, और एक पॉइंट आपके पास होता है इंफिनिटी। मींस दो पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर ओवरऑल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो इसी तरह जब हम डिफरेंट चार्जेस की बात करेंगे कि एक चार्ज छोटा है, एक चार्ज बड़ा है, तो वहां पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पे नहीं आएगा, वो दो पॉइंट्स पर आएगा। अब वो दो पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? एक पॉइंट मैंने आपको क्या कहा कि वो इन बिटवीन कहीं आ रहा होगा, और एक पॉइंट वो आ रहा होगा स्मॉल चार्ज के तरफ आ रहा होगा। अब इन पॉइंट्स को कैलकुलेट करें, और अगर तो ये बात गलत हुई तो ये वेरीफाई भी हो जाएगा कि क्या दो पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होता है या नहीं होता। इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे कंसीडर कर लें कि वो डी के इक्वल है। अब दो पॉइंट्स की मैंने बात की, इस पॉइंट को आप नाम दे दो ए का, इस पॉइंट को आप नाम दे दो बी का, और इन पॉइंट्स के डिस्टेंस को इस चार्ट से आप रिप्रेजेंट कर दो एक्स से, और इसके अलावा आप रिप्रेजेंट कर दो इसको वाई से। तो हमने करना क्या है, हमने यहां पर इस x को और y को कैलकुलेट करना है, और यह भी जस्टिफाई करना है कि हमारे पास पोटेंशियल जीरो एक पॉइंट पे नहीं होता बल्कि वो दो पॉइंट पर होता है। अब किस तरह से इसको फाइंड करेंगे? पहले मैं कैलकुलेट करता हूं x के लिए। कॉन्सेप्ट वही है कि अगर यहां पर x के ऊपर हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है, तो इस पॉइंट के ऊपर चार्ज 1 और चार्ज 2 का पोटेंशियल मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा और ओवरऑल ऑपोजिट होगा। तो इस चार्ज को मैं कह देता हूं कि ये चार्ज मेरा Q1 है, और इस चार्ज को मैं कह देता हूं ये चार्ज Q2 है। तो मैं कहूंगा ये कि इस पॉइंट x के लिए V1 और V2 आपके पास इक्वल है। V किसके इक्वल होता है? V इक्वल होता है KQ ओवर R1 के, और V2 किसके इक्वल होगा? वो KQ2 ओवर R2 के इक्वल होगा। K यहां से कैंसिल हो जाएगा। Q1 किसके इक्वल है और Q2 किसके इक्वल है? सब्स्टिट्यूट करो। Q1 आपके पास इक्वल है 2Q के, और Q2 आपके पास इक्वल है Q के। अब R1 और R2 किसके इक्वल है? जिस पॉइंट पे आप फाइंड करना चाह रहे हो उसका डिस्टेंस जो Q1 से होगा वो R1 होगा, और उस पॉइंट का डिस्टेंस जो आपके पास Q2 से होगा वो R2 होगा। अब बताइए डिस्टेंस क्या है? R2 डिस्टेंस तो सिंपल x के इक्वल है, R2 की जगह आप x लिख दोगे। R1 किसके इक्वल आएगा? R1 जो है वो d और x के डिफरेंस के इक्वल आएगा, क्योंकि अगर यहां से लेकर यहां तक आपका टोटल जो डिस्टेंस है वो d है, और आपको रिक्वायर्ड R1 है, तो R1 फाइंड करने के लिए आप d में से इस x को क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो यहां पर आपने R1 की जगह क्या लिख दिया? d माइनस एक्स लिख दिया। Q से कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x जाके मल्टीप्लाई हुआ, ये 2x आ गया, d माइनस एक्स यहां मल्टीप्लाई हुआ, यह आ गया d माइनस एक्स। अब x फाइंड करना है, ये नेगेटिव यहां पर आके पॉजिटिव, तो 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू d। तो ये रिजल्ट आपके पास आया 3x इज इक्वल टू d, देयरफॉर x इज इक्वल टू d बाय 3। तो टोटल डिस्टेंस के 1/3 डिस्टेंस के ऊपर आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? वो जीरो के इक्वल आ जाएगी। तो ये पहला पॉइंट आ गया जो इन बिटवीन है, जहां पर आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा। अब आ जाए दूसरे पॉइंट की तरफ। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास जो है वो कहां पर है? वो राइट साइड पर है, और उस पॉइंट को आपने नाम दिया हुआ है कि वो y है। अब आपने y को कैलकुलेट करना। अगेन सेम कॉन्सेप्ट कि उस पॉइंट पर भी दोनों के पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल होगी, लेकिन साइन ऑपोजिट है, तो नेट रिजल्ट जीरो आ जाएगा। अब V1 किसके इक्वल होगा? V1 अगेन KQ1 ओवर R1 के इक्वल है। V2 आपके पास KQ2 ओवर R2 के इक्वल है। अगेन K से कैंसिल हो जाएगा, जो वैल्यूज गिवन है उन्हें सब्स्टिट्यूट करो। जो Q1 है वो 2Q के इक्वल है, और जो Q2 है वो Q के इक्वल है। व्हाट अबाउट R1 एंड R2? अब जो R2 डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस है जो Q2 का डिस्टेंस है, और वो कितना है? y। आपने यहां पर लिख दिया y। एंड व्हाट इज R1? उस पॉइंट y का डिस्टेंस इस Q1 से,
ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक। अब यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा, ये डी प्लस वाई के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, डी प्लस वाई। तो यहां पर आपने डी प्लस वाई लिख दिया। कैंसिल क्या हुआ, यहां पर क्यू क्यू से कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा 2 टाइम्स वाई इज इक्वल टू डी प्लस वाई। अब y लेफ्ट पर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 टाइम्स y माइनस वाई इज इक्वल टू डी। तो y की वैल्यू क्या आ गई, d के इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका सेकंड पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, वो 0 आएगी। तो इस क्वेश्चन को करवाने का जो मकसद था, एक तो ये बताना था कि जब चार्ज आपके पास डिफरेंट है तो पोटेंशियल की वैल्यू 0 एक पॉइंट पर नहीं 2 पॉइंट पर होती है। एक पॉइंट उनके इन बिटवीन होगा स्मॉलर चार्ज के पास, और एक पॉइंट स्मॉलर चार्ज की तरफ राइट साइड पे या लेफ्ट जहां भी वो प्रेजेंट होगा वहां पर होगा। और ये मेथड आपको मैंने बता दिया, जिस मेथड के थ्रू आप उस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। तो मेथड समझ आ गया आप लोगों को, क्या मेथड है। सलमान मोहसिन, कौन साकिब, और ऊपर जो बचा है ये खरोटी और जोहान ताज। जब आपको क्वेश्चन का कहा जाएगा, क्वेश्चन आपने तब पूछना है और हैंड रेस करना है, उसके अलावा आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे। आप जो मर्जी लिखते रहेंगे, मैं आपको कोई आंसर नहीं दूंगा यहां पर। तो जो एक बात बताई जाती है बात, उस पर अमल किया करें। जब क्वेश्चन होगा, टाइम आपको कहूंगा, पूछ लीजिएगा। तो कोई मुश्किल मेथड नहीं है, सिंपल मेथड है, उसको अप्लाई करेंगे आपका रिजल्ट फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी पॉइंट को आगे लेकर चलते हैं कि पॉजिटिव का पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव। अब इस चीज को समझिएगा, और फिर इससे रिलेटेड जब ग्राफ ड्रॉ करना हो तो फिर आप ग्राफ इसका ड्रॉ कर सकते हो। पॉजिटिव चार्ज के बारे में आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड है, और जो नेगेटिव चार्ज है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली इनवर्ड है। जब आप पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करोगे तो आप दूर जाओगे, जब आप नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करोगे तो आप चार्ज के करीब आओगे। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि यहां पर मल्टीपल पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप नाम दे देते हो ए, बी, सी और डी। ये बताएं कि इनमें से किस पॉइंट पे पोटेंशियल आपका ज्यादा है और किस पॉइंट के ऊपर आपका पोटेंशियल कम है। सिमिलरली जब नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो वहां नेगेटिव चार्ज में मैं इन पॉइंट्स को मार्क कर देता हूं कि ये पॉइंट मेरे पास ए है, ये पॉइंट मेरे पास बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। यहां बताएं कि यहां पर किस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास ज्यादा होगी और किस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। साथ बताया भी करें कि पॉजिटिव का आंसर दे रहे हैं या नेगेटिव का आंसर दे रहे हैं। मैंने आपसे 2 सेपरेट क्वेश्चंस पूछे, तो पॉजिटिव का आंसर देने के लिए मेंशन करें कि पॉजिटिव के लिए यह आंसर होगा, नेगेटिव के लिए यह आंसर होगा। देखिए पॉजिटिव चार्ज के अंदर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो कर रहे हो तो फॉलो करते हुए आप जितना दूर जाओगे उतनी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वीक हो रही है, पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। तो आप कहोगे कि पॉजिटिव चार्ज के लिए ए आपके पास ग्रेटर है बी से, बी ग्रेटर है सी से और सी ग्रेटर है डी से। जबकि आप नेगेटिव चार्ज की अगर बात करें तो नेगेटिव चार्ज के अंदर आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड को जब फॉलो कर रहे हो तो आप चार्ज की तरफ आ रहे हो। अब चार्ज के क्या आ रहे हो, क्लोज आ रहे हो। लेकिन चार्ज के क्लोज आए चाहे चार्ज से दूर जाए, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रूल को फॉलो करना है। तो वहां पर आप क्या कहोगे, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करोगे
आपके पोटेंशियल की वैल्यू क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी। तो डी ग्रेटर होगा सी से, सी ग्रेटर होगा बी से, और बी ग्रेटर होगा ए से। अब ये बात किस तरह से वेरीफाई हम करें, तो देखिए फार्मूला को, पॉजिटिव का पोटेंशियल पॉजिटिव है तो फार्मूला होगा के क्यू ओवर आर। अब अगर ये साइन पॉजिटिव है तो v का r के साथ जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, वो इनवर्स होगा। आप कहोगे कि अगर v का r के साथ रिलेशन इनवर्स है तो जब आपके r की वैल्यू बढ़ रही है, आप पॉजिटिव चार्ज से दूर जा रहे हो, तो आपकी पोटेंशियल की वैल्यू क्या कर रही है, वो डिक्रीज कर रही है। नेगेटिव चार्ज पे इस फार्मूला को अप्लाई करें तो v इज इक्वल टू नेगेटिव के क्यू ओवर आर। और मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में भी कि जब आपके पास यहां नेगेटिव साइन आ जाता है तो नेगेटिव साइन की वजह से आपका ये रिलेशन इनवर्स नहीं रहता, बल्कि नेगेटिव साइन की वजह से आपका जो ये रिलेशन होगा ये क्या बन जाएगा, ये डायरेक्ट बन जाएगा। और इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जब आप r की वैल्यू को बढ़ाओगे तो v की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है, लेकिन नेगेटिव में ज्यादा होती है। और वैल्यू नेगेटिव में ज्यादा होने का मतलब क्या होगा, नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या होगा, क्या वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है। और इसी तरह जब आप r की वैल्यू को रिड्यूस करोगे तो r की वैल्यू कम होने का मतलब क्या होगा, r की वैल्यू कम होने का मतलब होगा कि v की वैल्यू हमारे पास वो लेस नेगेटिव हो जाएगी। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि लेस नेगेटिव और मोर नेगेटिव, लेस नेगेटिव एंड मोर नेगेटिव, ये कॉन्सेप्ट यहां पर आपके पास अप्लाई हो रहा होता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव वाला। तो अब इसी बेस पे अब ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करने को कहे जाए कि पॉजिटिव का और नेगेटिव का, अब यहां ग्राफ ड्रॉ करो तो किस किस्म का ग्राफ ड्रॉ होगा। पॉजिटिव का जो ग्राफ होगा वो पॉजिटिव हाफ में ड्रॉ होगा, और जो नेगेटिव का ग्राफ होगा वो नेगेटिव हाफ में आपके पास ड्रॉ किया जाएगा। तो यहां कॉमन मैं ग्राफ यहां ड्रॉ करूंगा और फिर उसको मैं कंपैरिजन के तौर पे यूज करूंगा। यहां पर आपके पास आएगा पॉजिटिव पोटेंशियल और यहां आपके पास आएगा नेगेटिव पोटेंशियल, और यहां आपके पास क्या आ गया, यहां पर आपके पास आ गया डिस्टेंस। अब जब आप r को बढ़ा रहे हो, r को इंक्रीज कर रहे हो, तो r को इंक्रीज करने का मतलब होगा कि पॉजिटिव से दूर जा रहे हो तो पॉजिटिव पोटेंशियल क्या कर रहा होगा, वो डिक्रीज कर रहा होगा। और इनवर्स रिलेशन है तो इनवर्स के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता, अनलेस आपकी स्लोप कांस्टेंट ना हो तो ग्राफ की ये शेप बन रही होगी। जब हम नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे होंगे तो नेगेटिव चार्ज के लिए जितना हम दूर हो रहे हैं हमारे पास उसके मुताबिक वैल्यू क्या है, मोर नेगेटिव, और वैल्यू हमारे पास लेस नेगेटिव की तरफ मूव कर रही होगी। तो ये ग्राफ आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए ड्रॉ किए जाएंगे, जो रिप्रेजेंट करेगा कि पॉजिटिव का जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव, और जो नेगेटिव होगा उसका जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये ग्राफ आपने याद रखने हैं। और क्या ये ग्राफ किसी पॉइंट पे जाकर आर एक्सिस को कट करेंगे, तो उसका आंसर होगा यस। ये दोनों ग्राफ आपके पास आर एक्सिस को कट करेंगे, और वो कहां कट करेंगे, आपके पास एक तरह से कह सकते हैं इंफिनिटी पॉइंट पे, जहां पर आर अगर इंफिनिटी हो जाएगा तो पोटेंशियल की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगी। तो इन ग्राफ की शेप्स को आप लोगों ने याद रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के ग्राफ की शेप क्या होती है। कुछ और चीजें, कुछ और क्वेश्चन पोटेंशियल के हवाले से आपसे एग्जामिनर कुछ इस किस्म का क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि आपको मल्टीपल चार्जेस दे दे और उन तमाम चार्जेस का एक पॉइंट से डिस्टेंस दे दे। ये फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास 3 चार्जेस हैं और में से 2 चार्ज पॉजिटिव हैं और 3rd चार्ज नेगेटिव है।
जो पॉजिटिव चार्ज पहला है वो 6 माइक्रोकूलम है, जो दूसरा है वो 5 माइक्रोकूलम है, और जो थर्ड है वो 10 माइक्रोकूलम है। और एक पॉइंट पी है जिस पॉइंट के ऊपर आप टोटल पोटेंशियल को कैलकुलेट करना चाहते हो। अब आपको गिवन क्या है, इस तीनों चार्जेस का इस पॉइंट पी से आपको डिस्टेंस गिवन है। क्या गिवन है आपको? इन तीनों का पॉइंट पी से डिस्टेंस गिवन है, और वो डिस्टेंस क्या है? दैट डिस्टेंस इज 1 सेंटीमीटर। लेट्स सपोज के 1 की जगह ये थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है, इसको मैं 1.5 लिख देता हूं। ये 1.5 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस मेरे पास 1 सेंटीमीटर है, और ये डिस्टेंस मेरे पास जो है दैट इज इक्वल टू लेट्स से 0.8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट आप लोगों ने क्या करना है, इस पॉइंट पी के ऊपर आपने टोटल पोटेंशियल फाइंड करना है। और लाजिम नहीं है कि वहां क्वेश्चन में डायग्राम गिवन हो, वह सिंपल होगा कि 3 चार्जेस हैं, उनकी मैग्नीट्यूड ये है, पोलैरिटी ये है, और उनका पॉइंट पी से ये डिस्टेंस है रिस्पेक्टिवली। बताओ इस पॉइंट पी पे टोटल पोटेंशियल क्या होगा? कैलकुलेट करें। हुसैन वाइस, आप फर्स्ट टाइम क्लास नहीं ले रहे हो, मल्टीपल टाइम ये चीज कही गई है कि कोई चीज पूछनी है तो पहले परमिशन लेनी है। ये नहीं करना कि बस डायरेक्ट या आपने कोई चीज पेश कर दी। ये कोई कमेंट वाला सेक्शन नहीं है कि जहां पर आपका जो दिल करे वहां लिख दें। परमिशन लें, उसके बाद जब आपको इजाजत मिले तब वहां पर क्वेश्चन को लिखें। और नेक्स्ट टाइम आपने ये किया, आपने क्लास में किया था और मैंने आपको वहां पर टाइम आउट दिया था, नेक्स्ट टाइम आपने किया तो मैं आपको परमानेंटली ब्लॉक करूंगा। जी, क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? आप तीनों चार्जेस को नाम दे दो, इसको Q1, इसको Q2, इसको Q3। इस डिस्टेंस को नाम दे दो R1, इसको R2, इसको R3। तो टोटल पोटेंशियल फाइंड करने का मतलब होगा कि तीनों के पोटेंशियल का सम, पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव। तो V1 आपके पास इक्वल आएगा KQ ओवर R1, V2 आपके पास इक्वल आएगा KQ2 ओवर R2, और यह आपके पास आएगा KQ3 ओवर R3। अब Q1 Q2 पॉजिटिव हैं, उनके पोटेंशियल को पॉजिटिव लिखेंगे। K को मैं कॉमन ले लेता हूं और इन द एंड मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, पहले सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। K वैसे लिखा रहने देता हूं। Q1 मेरे पास है 6 माइक्रो, तो 6 10 रेज टू पावर -6 ओवर R1, और R1 कितना है? वो 1.5 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको 1.5 10 पावर -2 लिखूंगा, प्लस K। Q2 कितना है? Q2 5 माइक्रो है और वो भी पॉजिटिव है, 5 10 रेज टू पावर -6 आएगा, और डिवाइड करेंगे डिस्टेंस से, वो 1 सेंटीमीटर, 1 10 रेज टू पावर -2 आएगा। और तीसरा जो चार्ज आपके पास है वो नेगेटिव, तो उसका पोटेंशियल आप नेगेटिव पुट करोगे और वो आएगा K टाइम्स चार्ज है 10 माइक्रो, तो 10 इंटू 10 रेज टू पावर -6, और जो डिस्टेंस है वो 0.8 सेंटीमीटर, मीन्स 0.8 10 पावर -2। अब तीनों में जो चीज सिमिलर है उसको कॉमन ले लो ताकि सेपरेटली सॉल्व ना करना पड़े। तो कॉमन चीज यहां पर जो है आपके पास क्या कुछ है, एक K की वैल्यू है, एक 10 पावर -6 है, और डिनोमिनेटर में 10 पावर -2 है। मैंने ये कॉमन ले लिया। अब यह आ गया 6 ओवर, ऊपर आ गया 6, नीचे आ गया 1.5,
1.5 को आप लिख सकते हो 3/2 प्लस नेक्स्ट टर्म में यहां रह गया 5 और यहां 1, तो यहां के पास आ गया 5 डिवाइड बाय 1 प्लस नेक्स्ट टर्म में यहां पर आ गया 10 और 0.8, ऊपर आप लिख दो 10 और नीचे 0.8 को लिख दो 8 डिवाइड बाय 10 और यहां साइन नेगेटिव है। अब जो ब्रैकेट के बाहर है वो है 9 10 रेज़ टू पावर 9, 10 रेज़ टू पावर -6 और 10 रेज़ टू पावर -2। 2 जाके मल्टीप्लाई 6 से हुआ तो 6 इंटू 2 12, 12 डिवाइड बाय 3 ये 4, यहां के पास आ गया 5, 10 इंटू 10 100 और यह आ गया 100 डिवाइड बाय 8, 100 डिवाइड बाय 8, तो 100 को आपने 8 से डिवाइड करना, तो हो जाएगा डिवाइड। 108 से डिवाइड हो जाएगा ना, ये मुश्किल कैलकुलेशन तो नहीं है। क्या आपके पास आएगा? ये आएगा 12.5। ये डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो कि आपके पास क्या आता है 100 डिवाइड बाय 8 12.5, तो ये आपके पास 12.5 आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म भी सॉल्व हो गई। अब मल्टीप्लाई डिवाइड 10 रेज़ टू पावर 9, 10 रेज़ टू पावर -6, 10 रेज़ टू पावर -2। अब 9 - 6 क्या होता है? वो 3 और -2 ऊपर जाकर +2, 4 + 5 9 और 9 में से 12.5 सेपरेट करो, ये -3.5 आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया? वो सॉल्व हो गया, क्योंकि अब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई क्या करना है 9 को 3.5 से, और 9 को 3.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि पहले 35 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डेसिमल मूव करवा दें। तो 35 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे ये आपके पास 315 आता है। अब डेसिमल यहां पर था ना, तो एक प्लेस लेफ्ट की तरफ मूव करवा दें, तो ये आपके पास आ गया आंसर 31.5 और साथ साइन क्या है नेगेटिव और साथ 10 की पावर क्या है 5, और डेसिमल को और लेफ्ट मूव करवाओगे तो -3.15 10 रेज़ टू पावर 6 वोल्ट आपका आंसर। तो कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं, स्टेप वाइज आप चले, सॉल्व करते गए और आपके पास रिजल्ट आ गया। और ऐसा किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, आपके पास कई एग्जांपल ऐसी बन सकती हैं। जैसे अगर आपको कहा जाए कि हमारे पास एक स्क्वायर शेप है और उसके चारों कॉर्नर्स के ऊपर चार्जेस प्रेजेंट है, या आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं। हमारे पास चार्जेस यहां प्रेजेंट है, इन चार्जेस की मैग्नीट्यूड क्या है, पोलैरिटी क्या है, मैं वो भी मेंशन कर देता हूं। लेट्स से ये चार्ज आपके पास 2Q का है, ये चार्ज आपका Q है, ये चार्ज 3Q का और ये चार्ज आपका Q/2 का। तो फाइंड करें कि बिल्कुल सेंटर के ऊपर आपके पास टोटल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। सेंटर के ऊपर टोटल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो आपने यही काम करना है कि आपने तमाम के पोटेंशियल को ऐड करना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव लेना है। अब मसला यह है कि अगर आपको मैं ये डिस्टेंस कह देता हूं कि ये डिस्टेंस मेरे पास x है, तो ऑब्वियसली हर साइड का डिस्टेंस x होगा, तो ये x डिस्टेंस तो रिक्वायर्ड नहीं है, हमें डिस्टेंस तो ये वाला रिक्वायर्ड है, ये डायगोनल डिस्टेंस। ये डायगोनल डिस्टेंस कैसे आएगा? ये जो डायगोनल डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कैसे आएगा? क्योंकि जब तक आपके पास ये डिस्टेंस नहीं होगा आप इसके सेंटर के ऊपर पोटेंशियल को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो बच्चे आपको डायगोनल को सॉल्व करना आना चाहिए, चाहे स्क्वायर हो या ट्रायंगल हो। आपके पास अगर ये साइड गिवन है और ये साइड गिवन है तो पाइथागोरस थ्योरम से आप इस डायगोनल डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो जब टोटल डायगोनल डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा तो उसको 2 से डिवाइड कर देना, आपका ये डिस्टेंस आ जाएगा। मैं आपको कर देता हूं, ये आपके पास आएगा √2x। तो ये टोटल है। तो अगर आपको हाफ चाहिए दिस वन, तो ये कितना आएगा? ये √2/2 इंटू एक्स के इक्वल आएगा। ये कितना आएगा? ये √2/2 इंटू एक्स के इक्वल आएगा। ये कितना आएगा? √2/2 इंटू एक्स, और ये भी कितना आएगा? √2/2 इंटू एक्स के इक्वल आएगा। तो क्या अब आपको चारों चार्जेस के उस पॉइंट से डिस्टेंस पता चल गया? तो आप इजीली फाइंड कर पाओगे कि इस पॉइंट के ऊपर जो सेंटर है वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। तो ये आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन समझ आ गया?
और ये पॉइंट समझ आ गया कि आपको सेंटर पे फाइंड करने के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है और कैसे करोगे। तो ये पोटेंशियल से रिलेटेड जो बातें थी, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, मैंने कोशिश की आपको वो मैं कवर करवा दूं और हर तरह की चीजें कवर करवा दूं। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ। और ऊपर एक बच्चे का जो क्वेश्चन था कि दो पॉइंट्स जिनका पोटेंशियल सेम हो उनके दरमियान मूव करने में वर्क डन क्या आएगा, वो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? अगर दो पॉइंट्स जिनके पोटेंशियल की वैल्यू गिवन हो तो उनके दरमियान जब आप चार्ज को मूव करेंगे तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज while moving between their 2 points is called electric potential difference। कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए क्या करोगे, एक चार्ज को मूव करवाओगे उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान और जितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और वो वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर होगा? एनर्जी की फॉर्म में। तो अगर मैं इन दोनों टॉपिक्स को रिलेट करूं तो बच्चे बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये कि जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेते हो तो आप एक सिंगल पॉइंट के रिलेटिव लेते हो, पॉइंट पी, और उसके कंपैरिजन में दूसरा पॉइंट जो लेते हो वो लेते हो जहां पोटेंशियल जीरो होता है। लेकिन जब आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करनी है तो आपको दोनों पॉइंट्स ऐसे लेने पड़ेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड एग्जिस्ट करेंगे और दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल प्रेजेंट होगा, तभी आप उनका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर पाएंगे। तो ए और बी दो पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, जिसे आप कैलकुलेट करना चाहते हो। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? आप एक चार्ज को मूव करवाओगे फ्रॉम पॉइंट बी टू ए। क्यों? क्योंकि आपने अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाना। तो जितना वर्क डन लगेगा बी टू ए आने में, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। या जब आप चार्ज को मूव करवा रहे होगे तो ऑब्वियसली आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवा रहे हो, और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवा रहे हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। तो जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, दैट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा वर्क डन या एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट चार्ज। अभी तक वही सेम डेफिनेशन है। आगे क्या लिखेंगे? इन मूविंग इट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट कहां पर जो प्रेजेंट होंगे, कहां? इलेक्ट्रिक फील्ड में। और मूव कैसे करवाना है? कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्योंकि जब आप ये बात कह दोगे ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखना है, तो इससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाना है। क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाओगे तभी बच्चे ऐसा होगा कि जितनी फोर्स आप अप्लाई कर रहे होगे उतनी उस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रही होगी। एक बच्चे ने ऊपर ये बात की थी कि जब हम अप्लाइड फोर्स को और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इक्वल कह के ये कह देते हैं कि नेट फोर्स जीरो हो जाती है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है, तो बॉडी मूव कैसे करती है? तो बच्चे एक बात याद रखिएगा, एक्सेलरेशन के जीरो होने का मतलब ये नहीं होता कि बॉडी रेस्ट पे चली गई है। एक्सेलरेशन के जीरो होने का मतलब होता है बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो कभी ये ना सोचें कि नेट फोर्स जीरो का मतलब होगा कि बॉडी रेस्ट पर है। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब होता है कि बॉडी ने यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अचीव कर लिया। जैसे आप लोग मोशन एंड फोर्स के जब टॉपिक को पढ़ते हैं तो वहां पर कहते हैं गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो उस गाड़ी के यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने की कंडीशन क्या होती है? उसकी कंडीशन होती है कि जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल है। अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल है और उसकी वजह से नेट फोर्स जीरो है, नेट एक्सेलरेशन जीरो है और वो गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो इसमें कभी भी कंफ्यूज ना होइएगा कि नेट फोर्स जीरो होने का मतलब होता है कि बॉडी रेस्ट पे चली गई है। अब स्टेटमेंट आपने पढ़ ली,
अब आपने इसका रिलेशन लिखना है, तो रिलेशन क्या होगा? इसका रिलेशन बच्चे हमारे पास होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या फिर ये इक्वल होगा एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट चार्ज के। और वो एनर्जी हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल और इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक हो सकती है। इसके अलावा हम इस रिलेशन को देखते हैं कि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल है? ऑब्वियसली ए पॉइंट क्लोज है, वहां पोटेंशियल ज्यादा होगा बी से, तो वी ए माइनस वी बी। तो इसको लिखा जाएगा कि ये वर्क डन ओवर चार्ज के इक्वल है या ये एनर्जी ओवर चार्ज के इक्वल है। तो अगर आपको इन दो पॉइंट में से किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल गिवन हो, आपको वर्क डन गिवन हो, चार्ज गिवन हो, तो आप इस फार्मूला के थ्रू दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फार्मूला को याद रखिएगा। फिर इससे रिलेटेड एक फार्मूला और भी होता है, और वो फार्मूला है डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डी, जिसको हम आमतौर पर सिंपली यूं लिख देते हैं v इज इक्वल टू माइनस ई डी। और इस फार्मूला को मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये फार्मूला कहां पर यूज किया जाता है? ये फार्मूला यूज किया जाता है जब आप दो ऑपोजिट प्लेट्स जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना चाहो। तो लेट्स से ये हमारे पास दो ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। तो इन दोनों के दरमियान हम जानते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट होती है। इन प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, और पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V। तो ये इसका फार्मूला होगा कि डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी। और कई दफा आपको एग्जामिनर जो डाटा देगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली नहीं देगा, वो आपको क्या कहेगा कि दरमियान में एक चार्ज कहीं प्रेजेंट है, उस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रही है F, और उस चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो Q है। फाइंड करें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो तब आपको क्या करना पड़ेगा, इस E की जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो तब भी वो कैलकुलेट हो जाएगा। इस फार्मूला के अंदर ये नेगेटिव साइन क्यों आता है? इस नेगेटिव साइन के आने की जो वजह होती है वो ये कि हम उस चार्ज को अगेंस्ट मूव करवा रहे होते हैं, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। उस वजह से यहां पर साइन क्या आता है, वो साइन नेगेटिव आ रहा होता है। इस नेगेटिव साइन को यूं भी एक्सप्लेन किया जाता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये पॉइंट याद रखिएगा, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल के अलोंग होती है। कि अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जगह पर राइट डायरेक्शन में है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा किस डायरेक्शन को? ये रिप्रेजेंट करेगा डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, कि इस तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या कर रही है, वो डिक्रीज कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होगी और नेगेटिव की तरफ पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, वो कम होती है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आप ये भी कह सकते हो कि नेगेटिव साइन इस वजह से आया क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ही बात होगी। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो आते हैं उनको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, और चाहे आपने फोर्स फाइंड करनी हो, पोटेंशियल फाइंड करना हो, ये रिलेशन आप लोगों ने याद रखने। एक और चीज इन फार्मूला से रिलेटेड याद रखिएगा कि जब आप डेल्टा V इज इक्वल टू U ओवर Q कहते हो, तो U इज इक्वल टू डेल्टा V इंटू Q। तो व्हाट इज U? U इज बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर आपके पास जो U है, ये आपके पास क्या है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को आपने जब कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला आपके पास बड़ा सिंपल सा है कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस को 4 से मल्टीप्लाई कर देना, अगर पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में पूछा जाए। और अगर ये पूछा जाएगा पोटेंशियल की फॉर्म में, तो तब आप पोटेंशियल को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 4 से। और ये जो एनर्जी है ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, या आपके पास एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में भी हो सकती है, और या आपके पास एनर्जी काइनेटिक की फॉर्म में भी हो सकती है। इससे आपने चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाया पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, आपने चार्ज को रिलीज कर दिया, वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो जाएगी, काइनेटिक में। इसका मतलब कहीं पर आप देखोगे कि काइनेटिक कैलकुलेट करने के लिए आप पोटेंशियल डिफरेंस को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, और कहीं पर आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए
उस पोटेंशियल डिफरेंस को मल्टीप्लाई किससे कर रहे होगे, चार्ज से मल्टीप्लाई कर रहे होगे। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, अभी डिस्कस करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि कब आपने काइनेटिक यूज कर रहे होना है और कब आपने पोटेंशियल यूज कर रहे होना है। एक एग्जांपल आपको मैं इससे रिलेटेड देता हूं। अगर एक पॉजिटिव चार्ज के क्लोज लेकर आए, अगर एक पॉजिटिव चार्ज के क्लोज लेकर आए, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी, कम होगी? अगर एक पॉजिटिव चार्ज के टुवर्ड्स लेकर जाएं, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, कम होगी? और अगर एक पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज की तरफ लेकर आए, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, कम होगी? तो देखो, जहां पर भी आप चार्ज की विल के अगेंस्ट जाओगे, आपका वर्क डन नेगेटिव होगा। क्या मतलब? पॉजिटिव पॉजिटिव के पास खुद जाना नहीं चाहता, आप उसको लेकर जाने की कोशिश करोगे, आपका वर्क डन नेगेटिव होगा। इसका मतलब यहां पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। लेकिन जैसे ही आप करीब जाके चार्ज को रिलीज करोगे, तो क्या चार्ज वापस अपनी पॉइंट पे जाएगा? तो जो पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हुई थी, वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। और अगर मैं कहता हूं कि मैं पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव की तरफ लेकर जाऊं, तो वो तो खुद ब खुद चला जाएगा। इसका मतलब इस केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, और वो जिस चीज को गेन कर रहा है, वो किससे कर रहा है? वो काइनेटिक एनर्जी को गेन कर रहा होता है। तो एक चीज अगर हमारे पास बढ़ रही है, तो दूसरी चीज क्या हो रही है? कम हो रही है, ताकि ओवरऑल एनर्जी क्या रहे? कंजर्व रहे। और ये पॉइंट आप लोग फर्स्ट ईयर के सिलेबस में पढ़ चुके हो कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है, जब भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है, आपका वर्क डन नेगेटिव होता है। और जब भी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है, आपका वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव के पास आएगा तो वर्क डन नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के पास आएगा तो वर्क डन पॉजिटिव। कहां पोटेंशियल बढ़ेगा, कहां कम होगा, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। एक क्वेश्चन करें ताकि आपको ये पोटेंशियल वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। एक अल्फा पार्टिकल है, उस अल्फा पार्टिकल को हमने अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाया दो पॉइंट्स के दरमियान, जहां पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट है। तो ये बताएं कि उस अल्फा पार्टिकल ने कितनी काइनेटिक एनर्जी को गेन किया। एक अल्फा पार्टिकल को मूव करवाया दो पॉइंट्स के दरमियान, जहां पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट है। तो कैलकुलेट करें कि उस अल्फा पार्टिकल ने कितनी काइनेटिक एनर्जी को गेन किया। खालिद खान, क्या चीज कहना चाह रहे हो? यस्टरडे यू हैव शेयर्ड वन, बट आई एम कंफ्यूज्ड, इज दैट वन फॉर प्रीमियम और एडवांस सेशन? व्हाट इज वन? (1.2 10⁻⁻7 वट जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट? पूरा आंसर दें।
देखिए बच्चे, सिंपल क्वेश्चन है कि आपने यूज करना है फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू एनर्जी बाय चार्ज। तो यहां से एनर्जी को आपने कैलकुलेट करना है, तो एनर्जी इक्वल आएगी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज के। अब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको दिया 40 वोल्ट या 40 यूज कर लो। चार्ज मैंने कहा अल्फा, अल्फा का चार्ज 2 टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो 40 इंटू 2 ये आपके पास 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। एक आंसर तो ये है। अगर आपको एग्जामिनर कहता है कि नहीं, इसको आप कन्वर्ट करो जूल में, तो जूल में कन्वर्ट करने का मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू पुट करो, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू, अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में, वो 1.6 10⁻⁻⁻19 जूल होती है। तो जब आप इसको 1.6 10⁻⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां पर आप मल्टीप्लाई करें इसको, ये जीरो जो है ये 10⁻⁻19 को क्या बना देगा 18, तो आपने 8 को मल्टीप्लाई 1.6 से करना है, और साथ ये बन जाएगा 10⁻⁻18। अब आपको करना यहां पर सिंपल ये है कि 16 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो 16 को 8 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होगा कि 8 इंटू 10 80 आपके पास आएगा, और 8 इंटू 6 48 आएगा, तो ये 128 होगा। तो आपके पास ये आ गया 128। डेसिमल अभी रहता है, तो डेसिमल 1 प्लेस आएगा, तो ये आपके पास 12.8। तो 12.8 10⁻18, जिसको आप लिख सकते हो 1.28 10⁻, क्या आपके पास आएगा, डेसिमल लेफ्ट पे जा रहा है, तो ये 19 आएगा, वो सॉरी -18 है, तो ये -17 हो जाएगा, और यूनिट इसका क्या होगा, जूल। तो ये आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है, जहां पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो तो एनर्जी को फाइंड करना है, चाहे वो एनर्जी पोटेंशियल हो काइनेटिक, आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल भी कैलकुलेट होता है, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल भी कैलकुलेट होता है। अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूं एटम की, कि लेट्स से हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड किसी एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड किसी एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और हमारे पास जो उसका ऑर्बिटल रेडियस है वो r है। हमें कहा जाए कि फाइंड करें इस इलेक्ट्रॉन की इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए अब आप पोटेंशियल डिफरेंस वाला फार्मूला यूज नहीं करोगे। अब जो फार्मूला आप यूज करोगे वो पोटेंशियल इंटू चार्ज वाला करोगे। अब इसमें एक चार्ज इलेक्ट्रॉन है और एक चार्ज आपका न्यूक्लियस का है, तो ये जो पोटेंशियल है ये बेसिकली इस चार्ज का है, पॉजिटिव का, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो रोटेट कर रहा है। ये जो V है ये हमारे पास पोटेंशियल उस चार्ज का है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो यहां पर फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा U इज इक्वल टू K टाइम्स Q ओवर R इंटू Q। तो इस फॉर्मूला के थ्रू आप किसी भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको गिवन क्या होना चाहिए, आपको गिवन होना चाहिए कि उस न्यूक्लियस का चार्ज क्या है। कि अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में तो सिंगल प्रोटॉन है, तो आप प्रोटॉन के अकॉर्डिंग चार्ज लिख दोगे। लेकिन अगर हाइड्रोजन के अलावा किसी और का न्यूक्लियस गिवन है तो आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। उस एटॉमिक नंबर को चार्ज ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करोगे, टोटल चार्ज फाइंड हो जाएगा। और जो Q है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का, और R क्या है, ऑर्बिटल रेडियस। वैल्यूज पुट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इस चीज को दोबारा सुन लें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और उसका जो ऑर्बिटल रेडियस हमें गिवन है वो R है, फाइंड करें उस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अब यहां पर कॉन्सेप्ट पोटेंशियल डिफरेंस का यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो चार्ज इक्वल डिस्टेंस पे रहते हुए मूव कर रहा है। तो यहां पर आपको करना यह होगा कि आपको यहां पर फाइंड करना होगा एनर्जी का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। और एनर्जी का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल कहां से आता है, V इज इक्वल टू U ओवर Q से। तो इस Q को मैंने मल्टीप्लाई किया और ये U का रिलेशन आ गया। अब ये वो Q है जिसमें एनर्जी स्टोर हुई, और जिसमें एनर्जी स्टोर हो रही है वो बेसिकली यहां पर कौन है, वो इलेक्ट्रॉन है।
और जिसकी वजह से वो एनर्जी स्टोर हो रही है वो चार्ज बेसिकली न्यूक्लियस का है। तो कैपिटल क्यू चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है। तो अगर आपको न्यूक्लियस का चार्ज गिवन हो, इलेक्ट्रॉन का आपको पता है, आर ऑर्बिटल रेडियस है, तो क्या आप उस ऑर्बिट के अंदर एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते? बताएं, क्या आप उस ऑर्बिट के अंदर एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते? और ये कोई नई चीज आप लोगों ने नहीं पढ़ी, इस चीज को आप बोर एटॉमिक मॉडल में पढ़ते हो, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। तो उसी चीज को मैंने रिपीट किया। तो अगर मैं यहां पर आपको कहता हूं कि मेरे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसमें एक प्रोटॉन है। अगर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में हमारे पास एक सिंगल प्रोटॉन है तो उसका जो चार्ज होगा वो आपके पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही आएगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और न्यूक्लियस गिवन है तो उसका एटॉमिक नंबर आपको गिवन हो तो उस एटॉमिक नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करो, टोटल चार्ज फाइंड हो जाता है। इसका मतलब आपको किसी भी न्यूक्लियस का अगर चार्ज कैलकुलेट करना है तो आपने सिर्फ उसके एटॉमिक नंबर को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो जी इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूं कि फाइंड करो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट किसकी, हाइड्रोजन एटम की, उसमें इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, क्या फाइंड कर लोगे? क्या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो हाइड्रोजन की एटम की है उसमें क्या आप एनर्जी को फाइंड कर लोगे? चलें, फाइंड करने से पहले बस मुझे इतना बता दें कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए आप आर की क्या वैल्यू यूज करोगे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए आप आर की क्या वैल्यू यूज करोगे? बस इतना बता दें, क्योंकि बाकी काम कोई नहीं है। अच्छा, अभी तक जो आंसर है देखते हैं कितनों के करेक्ट है। मेजॉरिटी कह रही है 0.053, 0.53। मुझे एक बात बताओ, जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है जब n की वैल्यू 1 होती है हमारे पास r की वैल्यू क्या होती है? आप कहते हो 0.53 एंगस्ट्रॉम। 0.53 एंगस्ट्रॉम अकेला 0.53 नहीं होता, 0.53 इंटू 10⁻⁻10 होता है। आप लोग एमडी कैट की तैयारी कर रहे हो और आपको ये वैल्यू पूरी नहीं पता। एक बच्चे ने भी सिर्फ एंगस्ट्रॉम लिखा है, उसमें से किसी और बच्चे ने एंगस्ट्रॉम फलक ने लिखा और उसके अलावा नुजरत ने लिखा। बाकियों ने इतनी भी तकलीफ नहीं की कि साथ यूनिट भी लिख दें। ये है N1। मैंने आपसे 1 नहीं पूछा, मैंने आपसे पूछा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो होती है वो होती है n इज इक्वल टू 2। तो n इज इक्वल टू 2 के लिए आपके पास r की वैल्यू क्या होगी? तो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हो, आर n इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स r1 या r0। तो यहां पर आपके पास r1 जो है वो पता है कितना है, n कितना है बच्चे 2। तो यहां पर आपके पास 2 का स्क्वायर आएगा और साथ अकेला 0.5 लिख दो, काफी है। 2 का स्क्वायर 4 और 4 का हाफ 2, तो ये ऑलमोस्ट 2 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो अब आपका सोल्यूशन आसान है, जो आप लोगों ने खुद करना है। k की जगह 9 10⁻9, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम मैंने ई स्क्वायर लिख दिया, तो यहां पर आएगा 1.6 10⁻⁻19 होल स्क्वायर। और डिवाइड किसे कर दोगे आप? रेडियस से, और वो कितना है 2 एंगस्ट्रॉम, मींस 2 10⁻⁻10। अब आगे सॉल्व हो जाएगा। आपको बस ये करना है कि 1.6 का स्क्वायर लेना है। क्या होगा 1.6 का स्क्वायर?
बल्कि मैं कर देता हूं इसको, क्योंकि कई बच्चों को कैलकुलेशन में इश्यू होता है। 1.6 का स्क्वायर क्या होगा? वन पॉइंट सिक्स का स्क्वायर होगा 2.56, और 10⁻⁻, -19 और 2, या के पास 10⁻⁻−38 हो जाएगा। और ये पूरा फैक्टर डिवाइड हो रहा है किससे? 2 10⁻⁻10 से। अब आपने बस सिर्फ सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। कोई मुश्किल कैलकुलेशन यहां नहीं है। क्या कर कीजिएगा, 2.5 को 2 से सॉल्व कीजिएगा और फिर उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो क्या होगा, अगर मैं 2.5 को करता हूं, मैं 6 भूल जाता हूं, तो ये 1.25 आएगा। इस 1.25 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 9 इंटू 1.25 ये अलहदा आ गया। बाकी पावर है -38 प्लस 9, -38 प्लस 9 क्या होगा, या के पास आएगा 29, और 29 और ये नेगेटिव ऊपर जाकर +10, तो -29 प्लस 10 ये -19, और यूनिट इसका क्या होगा, वो जूल होगा। अब 9 को मल्टीप्लाई 1.25 से कर लें, तो बेसिकली आपने 125 को 9 से मल्टीप्लाई करना। 9 इंटू 5 45, 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 4 22, एंड 9 इंटू 1 9, 9 प्लस 2 11। डेसिमल कहां है? 2 प्लेसेस के बाद, तो यहां 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल चला जाएगा, तो यह आपके पास आ जाएगा 11.25 10⁻⁻19 जूल। साइन क्या आएगा, याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी यहां नेगेटिव होती है इलेक्ट्रॉन की, तो यहां नेगेटिव साइन आएगा, पॉजिटिव नहीं आता। और ये चीज आप पढ़ते भी हो बोहर्स एटॉमिक मॉडल में कि हर ऑर्बिट में उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव है। और यहां पर आप इसको डेसिमल को मूव करवाओ, तो ये आपके पास आ जाएगा -1.12, और 10 पावर क्या हो जाएगी, -18, और यहां पर जूल आ जाएगा। क्लियर? समझ आया कैलकुलेशन कैसी हुई? तो जिन बच्चों को कैलकुलेशन में मसला होता है वो देखिए, मैंने छोटे छोटे स्टेप्स किए, मैंने जल्दी नहीं की, छोटे छोटे स्टेप्स करें। 54 MCQs में से शायद हार्डली 10 MCQs हों जो न्यूमेरिकल हों, और उन 10 में से शायद 2-3 ऐसे हों जो लेंथी हों। तो जो 2-3 हैं उनको टाइम दें, उनको तसल्ली से करें ताकि गलत ना हो, और ये सोच के करें कि आपके पास एक भी गलत करने का कोई चांस नहीं है। आपने सारे क्वेश्चन ठीक करने हैं। जब सारे क्वेश्चन ठीक करने हैं तो हर एक को उसका प्रॉपर टाइम जो बनता है वो दें। जो क्वेश्चन चंद सेकंड्स में हो जाता है उसका जो टाइम सेव होता है वो उनको दें जहां टाइम ज्यादा लगना है। अगर आप ये सोचते हो कि एक क्वेश्चन का 1 मिनट है, तो जिन क्वेश्चंस के अंदर 10-10 सेकंड लगते हैं उनके जो 50-50 सेकंड बचते हैं वो इन जैसे क्वेश्चंस के लिए हैं कि वो यहां पर एड अप हो जाएंगे ताकि ओवरऑल आपका जो टाइम है वो बैलेंस हो जाए। अब मैं आपको हाइड्रोजन के लिए एक शॉर्टकट बताता हूं कि अगर ये क्वेश्चन आपके पास हाइड्रोजन एटम के लिए आता तो आप अपना टाइम कैसे सेव कर लेते हैं। ये आगे जाकर जब एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे मैं वहां भी बताऊंगा, लेकिन यहां मैं इसको बता दूं ताकि तब तक आपको कुछ ना कुछ याद रहे। और ये शॉर्टकट स्पेसिफिकली याद रखिएगा कि हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन एटम के लिए किसी भी सॉरी हाइड्रोजन एटम के लिए किसी भी ऑर्बिट में अगर हम इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होती है। अब ये शॉर्टकट है। अगर मैं कहता हूं कि जो टोटल एनर्जी की वैल्यू है वो -E है और नेगेटिव एनर्जी होती है, और ये नेगेटिव एनर्जी ऊपर जाते जाते लेस नेगेटिव होती जाएगी। अगर टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी है, -E, सुनिएगा गौर से, मैं सिर्फ इसको एक दफा बताऊंगा और फिर दोबारा बताऊंगा जब हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। अगर किसी ऑर्बिट के अंदर हमारी टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी है, -E, तो उस ऑर्बिट के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है
वो इसका डबल होती है, मतलब E का डबल -2E। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हमारे पास टोटल एनर्जी के इक्वल होती है और पॉजिटिव होती है। टोटल एनर्जी पोटेंशियल और काइनेटिक का सम होती है। अगर टोटल एनर्जी की वैल्यू -E है तो उस ऑर्बिट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी उसका डबल होती है, यानी -2E, और काइनेटिक टोटल के इक्वल होती है लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ। इसको मैं अब एग्जांपल से आपको समझाऊं कि फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए आप लोग जानते हो कि आपकी जो टोटल एनर्जी है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपसे एग्जामिनर पूछता है कि बताओ ग्राउंड स्टेट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो आपका शॉर्टकट ये है कि पोटेंशियल एनर्जी इसके डबल होगी। आप क्या करोगे, आप 13.6 का डबल लोगे। 13.6 के डबल लेने का मतलब है इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। शॉर्टकट अप्लाई किया। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल एनर्जी के इक्वल है लेकिन पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था वो किससे रिलेटेड था, वो था फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से रिलेटेड, n इज इक्वल टू 2 से रिलेटेड। और आपको कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए कि हाइड्रोजन के लिए जो ग्राउंड स्टेट है n इज इक्वल टू 1, उसकी एनर्जी आपके पास होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 2 के लिए आपके पास जो एनर्जी होती है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और जो n इज इक्वल टू 3 होगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, उसकी वैल्यू -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और जो n इज इक्वल टू 4 होता है उसकी वैल्यू आपके पास गालबन -0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। फार्मूला आप जानते हो कि फार्मूला क्या होता है, En इज इक्वल टू -E0 ओवर n स्क्वायर। E0 13.6 है, तो 13.6 को आपने डिवाइड कर देना है 16 से, तो ये 0.8 आ रही है आपके पास, -0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेरा क्वेश्चन जो था वो था इससे रिलेटेड, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो जिन बच्चों को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू पता थी वो डायरेक्ट उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। वो क्या कहते, वो कहते कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जो टोटल एनर्जी है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आपने पूछी थी पोटेंशियल एनर्जी, तो वो -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। और अगर आप पूछते काइनेटिक एनर्जी तो वो +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। तो अब क्वेश्चन की तरफ जाएं वापस। क्या यही क्वेश्चन नहीं था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो बताओ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। आपने पूरा लंबा प्रोसेस करके सॉल्व किया, जूल में आया, एक स्टेप और करके चेक कर लेना जब फ्री हो। इसको कन्वर्ट करना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करके देख लेना आपका आंसर क्या आता है। आपका आंसर क्या आएगा, वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था ये उसका शॉर्टकट है। दो बातें लास्ट आज के लेक्चर की, फिर आपका बायो का लेक्चर होगा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं, नाम से जाहिर होता है ऐसी सरफेस जहां पोटेंशियल आपके पास इक्वल होता है। ये कहां होती है, आसान सा बच्चे पॉइंट है। आपके पास एक चार्ज के अराउंड अगर फिक्स डिस्टेंस के ऊपर एक सर्कल को ड्रॉ किया जाए, अगर किसी चार्ज के अराउंड एक फिक्स डिस्टेंस के ऊपर एक सर्कल को मैं ड्रॉ करता हूं, तो सर्कल पे मौजूद हर एक पॉइंट उस चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। उस सर्कल पे मौजूद हर एक पॉइंट उस चार्ज से क्या होगा, उस चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ए, बी, सी और डी, अगर तमाम का डिस्टेंस उस चार्ज से इक्वल है तो बाय द फार्मूला ऑफ V इज इक्वल टू KQ/R, अगर हर एक का आपके पास डिस्टेंस इक्वल होगा तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल भी इक्वल होगा। तो इन तमाम पॉइंट्स को जहां पर आपके पोटेंशियल की वैल्यू सेम है
इन्हें कहा जाता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। एक ऐसी सरफेस जो डेवलप हो उन पॉइंट से जिनके पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, सेम। तो एक एग्जांपल आपके पास ये है, जैसे अभी ऊपर आपने क्वेश्चन किया कि एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा होता है उसके अंदर रहते हुए उसका पोटेंशियल सेम होता है, तभी हमने वहां पोटेंशियल के फार्मूला को यूज किया था। तो यहां पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कभी भी, आपने याद रखना है ये एग्जांपल है इक्वी पोटेंशियल सरफेस की, और यहां तमाम पॉइंट्स का जो पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल होगा, वो जीरो के इक्वल होगा। तो अगर तमाम पॉइंट्स का जो पोटेंशियल है वो सेम है, तो इन पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो। तो जो बच्चे ने शुरू में एक बात कही थी कि उन दो पॉइंट्स के दरमियान जहां पोटेंशियल सेम हो कितना वर्क होगा, तो बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो होगा तो याद रखिएगा कि वर्क डन भी जीरो होगा। क्या मतलब कि ए से बी जाने में कितना वर्क डन होगा, ए से बी जाने में कितना वर्क डन होगा, तो ए से बी दोनों का पोटेंशियल सेम है, वर्क डन जीरो होगा। बी से सी जाने में कितना वर्क डन होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम है, वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस में याद रखना है आपने कि वर्क डन जीरो के इक्वल होता है। इसके अलावा इक्वी पोटेंशियल सरफेस की एग्जांपल क्या है, इसके अलावा इक्वी पोटेंशियल सरफेस की जो एग्जांपल होती है वो हमारे पास ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स में आती है। कि ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स में अगर हम पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, कि फर्स्ट करें ये हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, और हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इनके दरमियान अगर मैं यहां पैरेलल लाइंस ड्रॉ करता हूं इन प्लेट्स के पैरेलल, इन प्लेट्स के पैरेलल और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो इस लाइन के अलोंग जितने भी पॉइंट्स होंगे याद रखिएगा उन तमाम पॉइंट्स का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। तो ये जो सरफेस मैंने क्रिएट की, इस सरफेस को क्या कहा जाता है, इस सरफेस को कहा जाता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मतलब अगर आप यहां पर कहते हो कि यहां पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो VA है, तो इन तमाम पॉइंट्स पे हमारा पोटेंशियल क्या होगा, वो सेम होगा। तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। अगर यहां पर पोटेंशियल VB है तो इन तमाम पॉइंट्स का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, और यहां पर अगर VC है तो इन तमाम पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा, वो सेम होगा। तो VA VB और VC इक्वल नहीं है, VA VB और VC इक्वल नहीं है। जो VA है वो ग्रेटर है VB से, VB ग्रेटर है VC से, लेकिन हमारे पास इस ओवरऑल इस पूरी की पूरी लाइन के अलोंग जितने भी पॉइंट्स होंगे उन तमाम पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, और हम इस सरफेस को क्या बोलेंगे, हम इसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। तो आपने याद रखना है कि दो ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स में जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस बिटवीन टू ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये दो एग्जांपल्स आपने इक्वी पोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड याद रखनी है, ताकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप इनके आंसर दे सको। लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV से शो करते हैं, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। और मजीद इसके बारे में बात करें तो इसके बारे में यह कहा जाता है कि इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट होता है। कैसे इसको डिफाइन किया जाता है, आप कहते हो कि अगर दो पॉइंट्स हों A और B, और उन पॉइंट्स के दरमियान आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट के इक्वल है, तो जब एक चार्ज को उन दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करोगे, और वो चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो चाहे आप B to A मूव करो या A to B, हमें तो नहीं पता इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलॉन्ग है। अगर तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करेगा पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी, और अगर अलॉन्ग मूव करेगा पोटेंशियल एनर्जी लूज होगी। तो वर्क डन या एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉन
when it moves between any two points having potential difference of 1 volt। और ये एनर्जी गेन भी हो सकती है और ये एनर्जी लूज भी हो सकती है, लेकिन उन पॉइंट्स के दरमियान जहां पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, 1 वोल्ट। तो कंडीशन क्या है, चार्ज होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए 1 वोल्ट। तो उस केस में जो उसमें एनर्जी गेन या एनर्जी लूज होगी दैट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन और कंडीशन है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जूल। वही जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू है। और इसके रिवर्स भी याद रखिएगा कि 1 जूल किसके इक्वल होगा, कि कभी आपको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़े तो आपने करना क्या है, अपनी वैल्यू को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देना। और मैंने बताया था आपको कि जब भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइड होता है तो उसकी जगह क्या आता है, 6.25 10⁻18। तो ये आपके पास कन्वर्जन वैल्यू है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जूल में और जूल की इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है, जहां भी कन्वर्जन की जरूरत पड़े आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिटेल में डिस्कस किया। हर उसका पॉइंट जो पूछा जा सकता है, जो पास्ट पेपर्स में कहीं ना कहीं पूछा गया, हमने उसको डिस्कस किया। आई होप आपको कई नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी और कई चीज़ें जो आप लोगों ने एफएससी पार्ट 2 में पढ़ी थी वो आपने रिवाइज भी की होंगी। ये आरिफा हूं क्या होता है? जवाब होता है यस या नो में। आप किसी टीचर को हूं करके जवाब नहीं देते हो, ये कोई अदब का फैक्टर नहीं होता। ये जो हसनात का क्वेश्चन है, ये हसनात के क्वेश्चन का आंसर प्रैक्टिस है। हम लोग जब एफएससी को पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम एफएससी को पढ़ते हैं सिर्फ मार्क्स लेने के लिए। हम उन 2 सालों में बस ये सोचते हैं कि हमने एफएससी में मार्क्स ज़्यादा लेने हैं। हमारा फोकस इस चीज़ पे नहीं होता कि उन 2 सालों के बाद हमने आगे फ्यूचर में किसी मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसका टेस्ट कैसा आता है। ना हमें टीचर्स बताते हैं और ना हम खुद सोचते हैं। हम उस टाइम पे एक तरह के खुद गर्ज हो चुके होते हैं, लालची हो चुके होते हैं नंबरों के लिए, कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं। और वो 2 साल की मार हमें पड़ती है अगले 2 माह में, और हम सोचते हैं कि वो 2 साल की तैयारी हम 2 माह में कर लें। पॉसिबल नहीं होती। तो ये जो चीज आप लोग अभी परेशान होते हैं, अगर आप ये फिक्र पहले करते हैं ना कि पहले से आप सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर में प्रिपेयर होते, तो आपको ये एंटी टेस्ट बड़ा आसान लगता है। आपको लगता है कि कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह की आपकी एफएससी की रिवीजन है। खैर, अभी भी टाइम है, प्रैक्टिस करें। जितने क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको आइडिया होगा कि किस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। ये जो पॉइंट होता है ना, ये कॉमन पॉइंट है कि हम क्वेश्चन को पढ़ के हमें पता नहीं चलता कि हमने कौन सा फार्मूला यूज करना है। तो तरीका ये होता है कि जो क्वेश्चन दिया हो उसको डी कोड करें। डी कोड करने का मतलब जो जो डेटा गिवन है उसको लिखते जाएं कि आपको यू गिवन है, आपको वी गिवन है, आपको क्यू गिवन है और आपको फलां चीज फाइंड करनी है। फिर सोचें कि ये तमाम चीजें मिलकर कौन सा फार्मूला बनाती हैं। फिर आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सा फार्मूला यूज होना है। मतलब कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक में चीजों को जोड़ा करें कि अगर ये चीज गिवन है तो ये चीज पूछेंगे तो क्या फार्मूला यूज होगा। तो जब आप लोग इवन रिवीजन भी कर रहे होते हैं तो रिवीजन करते हुए भी आप लोगों का माइंडसेट ये होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को याद ना किया करें, आप फार्मूला को याद ना किया करें, उस फार्मूला की बेस पे जाया करें कि ये फार्मूला कहां से आया था और ये किस जगह यूज होना है। जैसे मैंने आपको भी एक एग्जांपल दी कि आपके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो आपको अगर उस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो आपका फार्मूला क्या होगा, वो होगा K टाइम्स K Q ओवर R। तो जब आप इस फार्मूला को रिवीजन करते हुए देख रहे होंगे तो आपने इसको साथ ये सोच के याद रखना है कि ये फार्मूला आपका तब अप्लाई होता है जब आप कांस्टेंट पोटेंशियल को लेते हुए
एनर्जी को फाइंड करते हैं। इसी तरह जब आप कहते हो कि कहीं पर फार्मूला यूज हो रहा है U इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, तो इस फार्मूला को याद करते हुए आपने ये सोचना है कि ये फार्मूला आपने वहां पर यूज करना है जहां पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होगा, चार्ज गिवन होगा, और आपने एनर्जी को कैलकुलेट करना है। जब इस तरह से चीजों को रिवाइज करेंगे ना, तो आपको फार्मूलाज याद भी होंगे और पता भी चलेंगे कि आपने कौन सा फार्मूला कहां पर यूज करना है। हम अमूमन अपनी रिवीजन करते हुए फार्मूलाज को इस तरह से रिवाइज नहीं करते। तो जब भी कोई चैप्टर पढ़ा करें, उस चैप्टर के फार्मूलाज को लिखा करें और साथ उनकी डिटेल लिखा करें कि अपनी जुबान में, पंजाबी में, उर्दू में, पश्तो में, बलोची में, जो आपकी जुबान है, सिंधी, उसमें लिखें कि अगर ये मुझसे सवाल पूछेगा एग्जामिनर, तो मैं इस फार्मूला को यूज करूंगा या करूंगी क्योंकि मुझे फलां फलां चीज उस क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, तो बायो की क्लास है, फिर इंशाल्लाह मौका मिला तो बात इस पर फर्दर करेंगे। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और जो पढ़ा आज उसको रिवाइज करें, ताकि जो नई चीजें पढ़ी हैं आप लोगों ने, जब रिवाइज करेंगे वो चीजें इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी। अल्लाह हाफिज।